Good morning, students. Today we are going to discuss miscellaneous common error set 14. और आज जो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं कॉमन एरर्स का, उसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न बैंक पीओ एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और 5 प्रश्न बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क। मैंने उसे पार्ट टाइम वर्क का ऑफर दिया। यहां तक कोई एरर नहीं है, बट लेकिन ही टर्न्ड इट ओवर, यही ओवर यहां गलत है। और यह क्वेश्चन जो है वो फ्रेजल वर्ब से है। टर्न ओवर मीन्स होता है उलट देना, किसी चीज को पलट देना, उलट देना टर्न ओवर होता है। उलट देना, पलट देना, यह टर्न ओवर होता है। और किसी के ऑफर को ठुकराया जाता है, यहां ठुकराया गया है, तो ठुकरा देने का अंग्रेजी होता है टर्न डाउन, ठुकरा देना। इसलिए यहां आंसर नंबर 2 होगा और ओवर के जगह पर हमें डाउन का प्रयोग करना होगा। उसके बाद भी देख लें, सेइंग दैट ही वुड रादर वेट फॉर ए फुल टाइम। यहां एक इंपॉर्टेंट रूल आता है जो इन्फिनिटिव चैप्टर से है, उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर, रादर दैन, sooner than, better than, had better, had sooner, had rather। ये सभी एक्सप्रेशंस अगर वाक्य में कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का ही हमें प्रयोग करना है, यानी इनके बाद V1 लाना है। तो इसके साथ साथ मैं एक टाइप आपको और बता देता हूं, यहां भी एरर आ सकता था। वुड रादर के बाद टू लगा दिया जाता और लिखा जाता कि टू वेट फॉर ए फुल टाइम जॉब। तो आप याद कर लें, सीख लें कि वुड रादर, वुड सूनर इत्यादि जो हमने लिख दिया, इनके बाद हमेशा V1 लगाना है, टू का प्रयोग नहीं करना है। तो इस एरर के साथ आप दो चीजें सीखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, माई डॉक्टर न्यू दैट, कोई एरर नहीं है। आई वुड इवेंचुअली रिकवर, मेरे डॉक्टर को यह बात मालूम थी कि अंततः मैं ठीक होऊंगा। एंड डू द काइंड ऑफ जॉब, अब यहां थोड़ी दुविधा आपको हो सकती है, यहां पास्ट टेंस लगा है, यहां वुड लगा है और यहां डू कहां से आया। तो यह डू बिल्कुल सही है क्योंकि यहां मॉडल वर्ब वुड है और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन ही आता है, इसलिए यह यहाँ एरर नहीं है। वही वुड यहाँ काम कर रहा है। एंड वुड मान ले आप समझने के लिए, एंड वुड डू द काइंड ऑफ वर्क आई वुड बी डूइंग, यहां एरर है। बिफोर शब्द लगा हुआ है, यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर को यह मालूम था कि अंततः मैं ठीक हो जाऊंगा और उस तरह के काम को करूंगा जिसे मैं पहले से कर रहा था, पहले से कर रहा था, क्योंकि बिफोर लगा है, यानी यह टेंस का एरर है। और यहां हमें वुड बी के जगह पर हैड बीन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि पहले से जो काम कर रहा था समय के साथ से, यानी पास्ट की कंटिन्यूटी को दर्शाना है, तो हम वुड बी हटा करके हैड बीन डूइंग बिफोर का प्रयोग करेंगे। बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, provided you promise me not to repeat this, provided you promise me not to repeat this, I shall not allow you to take it up। provided का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो provided लिखें या हम provided that लिखें या हम on कंडीशन दैट लिखें,
इन तीनों का प्रयोग हम लोग करते हैं वशर्ते की, या इस शर्त पर की के अर्थ में, यानी इनका प्रयोग, इन कंजंक्शंस का प्रयोग हमें वहां करना होता है जहां हम किसी शर्त की बात करते हैं, और हिंदी में आता है बशर्ते की या इस शर्त पर की। अगर यहाँ हम बशर्ते की मानते हैं तो इसका अर्थ नहीं निकलता है। बशर्ते कि तुम मुझसे वादा करो इसे रिपीट नहीं करने का, आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट, यानी यह कंजंक्शनल पार्ट यहाँ गलत है, यहाँ गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या चाहिए, यदि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसे रिपीट नहीं करोगे तो आई शैल नॉट अलाउ टू टेक यू। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है प्रोवाइडेड का, वह सुटेबल नहीं है। यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए, तो यदि नहीं का सेंस हमें निकल रहा है यहाँ, इसलिए प्रोवाइडेड के जगह पर हमें यहाँ प्रयोग करना होगा अनलेस का। यह भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बैंक पीओ के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जहाँ शब्द गलत हो जाते हैं, ग्रामर के चलते ही गलत होता है, पूरा शब्द गलत हो जाता है और बड़े गहराई से उसको देखना पड़ता है, तब आप आंसर तक पहुंच पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मालास 2 ब्रदर्स रुपेश एंड भूपत। माला के 2 भाई जिनमें एक रुपेश और दूसरा भूपत, आर वेरी, दोनों के लिए आर लगा है इसलिए सही है, आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, बट लेकिन आई एम श्योर आई लाइक द लैटर मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ प्रयोग गलत है ग्रामेटिकली, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, फिर जो नहीं सुने हैं वो जान लें कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 के लिए करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं। यहाँ तक यह वाक्य सही था क्योंकि लैटर लाया गया, आई लाइक द लैटर, मैं बाद वाले को पसंद करता हूँ, यानी भूपत को मैं पसंद करता हूँ। कितना, तो ज्यादा, किससे ज्यादा, तो रुपेश से, यानी 2 व्यक्तियों में तुलना है तो मोस्ट का प्रयोग नहीं करके हमें मोर का प्रयोग करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स to encourage foreign investment, there has been any substantial improvement in our economy। डिस्पाइट के प्रयोग के समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम वाक्य में डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद हम ऑफ का प्रयोग न करें, या अगर हमें कहीं दिखाई पड़ता है तो हम उस ऑफ को काट दें, या तो हम डिस्पाइट का प्रयोग करें, नहीं तो हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करें। दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। कई बार देखा गया है कि डिस्पाइट में ऑफ लगाकर एरर दिया गया। मैं बार बार चर्चा करते रहता हूं ताकि बिल्कुल क्लियरली और कंठस्थ याद हो जाए। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ रहता तो यहाँ भी एरर हो सकता था। डिस्पाइट के बाद वर्ब फॉर ही आएगा क्योंकि यह एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जेरेंट के फॉर्म में रहता है। तो डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए कदम उठाए जाने के बावजूद भी देयर हैज बीन एनी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, यहाँ डिटरमाइनर का एरर है, देयर हैज बीन नो होना चाहिए, there has been no substantial improvement in our economy, क्योंकि despite या in spite of का प्रयोग, although या दो का प्रयोग जब हम करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों को जोड़ते हैं, यानी कदम तो उठाए गए जिससे एनकरेजमेंट हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमारे देश के अंतर्गत, लेकिन सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इकोनॉमी में नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया यानी यहाँ पर एनी शब्द गलत है, एनी के जगह नो का प्रयोग करना होगा। अगर देयर हैज नॉट बीन एनी रहता, अगर लिखते कि देयर हैज नॉट बीन एनी तो भी हमारा वाक्य सही हो जाता, यानी हम इसे 2 तरीके से सुधार सकते थे, या तो देयर हैज बीन नो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट या देयर हैज नॉट बीन एनी कर दे तब भी हमारा वाक्य सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुट द वर्क असाइड, काम को एक तरफ करो, छोड़ो, हटाओ, काम को एक तरफ करो। She got up from her seat and marched off without looking at the visitors। यह एरर पुट, यहाँ पर एरर है, पुट के जगह हमें पुटिंग का प्रयोग करना होगा। कौन सा रूल काम कर रहा है, तो इसके पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा 2 काम इस तरह से किया गया हो
कि पहले काम के होते समय ही दूसरा काम प्रारंभ हो गया हो, तो पहले काम की अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और यदि एक काम पूर्णतः समाप्त हो गया हो तब दूसरा शुरू हुआ हो तो पहले काम के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हिंदी में आता है करके। जैसे पुट द वर्क एसाइड गलत है, पुटिंग होगा, क्योंकि कौन काम को एसाइड की, कौन काम को एक तरफ करी, छोड़ दी, तो सी ने दो काम किए, एक काम को छोड़ने का और दूसरा अपने सीट से उठी और मार्च ऑफ आगे बढ़ गई विदाउट लुकिंग एट विजिटर। वहां एक विजिटर खड़ा था, उसकी ओर देखी भी नहीं, यानी काम को छोड़ी, उठी और चली गई, यानी जो भी हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है, ना के बराबर गैप है। काम करने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय एक दूसरा शुरू हो जाता है। तो जब ना के बराबर गैप हो तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पुट के जगह पर पुटिंग होगा, और यदि गैप रहता प्रॉपर तो हैविंग पुट लिखते। पिछले क्लास में भी इस पर हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट इज स्ट्रेंज दैट इवन आफ्टर 15 years of experience he is still not able to be performed। यह क्वेश्चन वॉइस से है, आंसर नंबर 4 होगा। अब बहुत विद्यार्थी ये सोचने लगेंगे कि स्टील के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन स्टील के साथ नॉट दिखाई पड़े तो तुरंत नहीं काट देंगे, आगे पढ़ करके हम देखेंगे। प्रायः स्टील अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है और येट निगेटिव में आता है, जो कि एडवर्ब में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी स्टील का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में भी होता है और कभी कभी येट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है। तो यहाँ यह गलत नहीं है। यह विचित्र बात है कि 15 वर्षों के अनुभव के बावजूद ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड। परफॉर्म किसको करना है? तो परफॉर्म ही को करना है, यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट ही है। और यदि सब्जेक्ट को कुछ करना हो तो वाक्य में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करके एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म होगा, यानी वह परफॉर्म करने लायक नहीं है। यहाँ हमें टू बी परफॉर्म्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था और भूल से पैसिव में दिया जा चुका है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज there was such a crowd that he would not find his brother। भीड़ इतनी थी कि वह अपने भाई को डैश नहीं कर सका, यहाँ सेंस में है और यहाँ वर्ब हम देख रहे हैं कि वुड लगा हुआ है, तो यहाँ वुड का प्रयोग गलत है। भीड़ इतनी थी कि वह अपने भाई को खोज नहीं सका, देख नहीं सका, उसको कहाँ है वो, तो सका का सेंस निकल रहा है, इसलिए वुड यहाँ गलत है और वुड के जगह पर हमें प्रयोग करना होगा कुड का। सका के अर्थ में हम कुड का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ क्षमता को बतानी है काम हो पाया नहीं हो पाया, वहां हमें कुड का प्रयोग करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, he deserves a lot of praise for all the records he achieves during his career। यहाँ ध्यान देंगे लिखा हुआ है during his career, अपने करियर के दौरान, अपने करियर के दौरान, यानी यह एक निश्चित अवधि है और इस निश्चित अवधि में उस व्यक्ति ने कुछ रिकॉर्ड्स को प्राप्त किया है, इसलिए अचीव्स के बदले में हमें लिखना होगा he has achieved। हैज अचीव्ड सेंस यही कहता है कि he deserves a lot of praise, यानी वह बहुत अधिक प्रशंसा के योग्य है। किस लिए? For all the records he has achieved during his career, जो भी रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया उसके लिए। तो प्राप्त किया है क्योंकि सब प्रेजेंट में लिखा गया है, तो यहाँ लिखना होगा he has achieved। Now question number 10, I don't know what most people feel depressed and dejected even with the slightest provocation। मैं नहीं जानता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, जरा सा मात्र प्रोवोकेशन, उकसावा पर भी क्यों
डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड हो जाते हैं। यह क्वेश्चन रिलेटिव एडवर्ब से है। रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हाट का प्रयोग जो यहाँ किया जा रहा है गलत है। इसका प्रयोग तो हम क्या के अर्थ में करते हैं, इसका प्रयोग हम जो के अर्थ में करते हैं। लेकिन यहाँ है कि क्यों, यानी यहाँ कारण को बताना था और कारण को बताने के लिए व्हाट शब्द सुटेबल नहीं है, वहाँ व्हाट के जगह हमें वाई का प्रयोग करना होगा, तब यह करेक्ट सेंटेंस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आई फील दैट, मुझे लगता है कि दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर वर्थ रीडिंग। वर्थ रीडिंग यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखने लायक चीज है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, ट्रिक को लिख लेंगे। वर्थ प्लस जेरंट, वर्थ के बाद अगर वर्ब का प्रयोग करना पड़े तो वो हमेशा जेरंट के रूप में आता है और बीच में हाइफन का चिन्ह भी आता है। तो आई फील दैट दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर वर्थ रीडिंग। और बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि यहाँ नो एरर है, लेकिन यहाँ एरर है। आर के बदले हमें प्रयोग करना होगा इज का, आर के जगह पर यहाँ इज होगा। क्यों होगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है जबकि वर्ब सिंगुलर होता है। अब एक दूसरा ट्रिक, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु या दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन, हु दैट विच जो भी आए, प्लस प्लूरल वर्ब। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट आ जाता है तो हमें वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार करना होता है। तो हम हु या दैट के ठीक पहले देखते हैं, हु या दैट के पहले नाउन चूंकि प्लूरल होता है इसलिए हमारा वर्ब वहां हमें प्लूरल देना पड़ता है। लेकिन तीसरी बात अब यह होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि ओनली वन ऑफ लग गया हो तो यहाँ नाउन प्लूरल होते हुए भी रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट जो भी लगा हो इसके रहते हुए भी और हमें वर्ब देना होता है सिंगुलर। और यही कारण है कि यहाँ आर के जगह इज का प्रयोग करना होगा। अब इन पर एक एक एग्जाम्पल आप देखिए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आया तो वर गलत है, वर के जगह हमें वॉज करना पड़ेगा, वर के जगह हमें वॉज का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द स्टूडेंट्स who has passed the exam will be sent there। अब यहाँ हमें देखना होता है कि बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग हो गया तो वन ऑफ फेल कर जाता है। वन ऑफ के पहले हम देखते हैं नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स लगा हुआ है इसलिए यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ हमें प्रयोग करना होगा हैव का। अब तीसरी बात जो यहाँ दी हुई है उसको लिखना नहीं पड़ेगा। आई फील दैट दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। हिज नॉवेल्स एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। हिज नॉवेल से यहाँ एंटीसीडेंट है और ओनली वन ऑफ लगा हुआ है तो जब ओनली वन ऑफ लगा हुआ है तो दैट के बाद हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था इसलिए आर के बदले इज होगा। तो यहाँ इन तीन चीजों को क्लियरली याद कर लेना होगा, तब इस तरह के प्रश्न को आप इजीली बना सकते हैं और तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहीं पर एरर है, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ फॉर्मेशन गलत है, यह पॉजेसिव केस का कॉमन एरर हुआ। या तो हमें स्टेट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा, दिस स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट
और नहीं तो हमें लिखना होगा द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ दिस स्टेट। बेहतर यही होगा कि हम लिखें द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ दिस स्टेट, क्योंकि यहाँ पोजीशन को बताना है, यहाँ रिलेशन को बताना है, और वो संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए जो अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग होना चाहिए था नहीं हुआ है, इसलिए यह गलत है। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन द बेसमेंट। हम लोगों ने वॉचमैन से रिक्वेस्ट किया कि वो बेसमेंट को क्लीन कर दे, सो दैट द चिल्ड्रन हैड एनफ स्पेस टू प्ले। यहाँ स्पेस की जगह हम रूम का प्रयोग भी कर सकते थे। एरर नहीं है। एरर जो है उसे समझने के लिए फिर ट्रिक बताना होगा, ये भी कठिन एरर होता है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूं, आपको बता रहा हूं। वाक्य में जब सो दैट लगा हो, वाक्य में जब सो दैट लगा हो और कंबाइन करने का काम कर रहा हो तो इसका हिंदी होता है ताकि। अब इस सो दैट के बाद वर्ब भरने के लिए हमें सो दैट के पहले देखना पड़ता है। तो यदि सो दैट के पहले वाला पार्ट प्रेजेंट में हो, यदि सो दैट के पहले वाला पार्ट प्रेजेंट में हो, तो सो दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वह अपने बाद में लेता है, में। और यदि सो दैट के पहले वाला पार्ट पास्ट में हो, तो सो दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वह माइट लेता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन द बेसमेंट, सो दैट के पहले वाला वाक्य पास्ट में आया हुआ है और यहाँ हैड का प्रयोग कर दिया गया, जो कि गलत है, यह हो नहीं सकता। हैड का प्रयोग सो दैट के बाद नहीं करना है, या तो मे का करना है, नहीं तो माइट का करना है। तो द चिल्ड्रन माइट हमें लिखना होगा, और जब वहां हम माइट लिखेंगे तो वो हैड बदल करके अपने प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैड के जगह पर हमें यहाँ माइट हैव का प्रयोग करना होगा, इसलिए आपका आंसर होगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अनिता's new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed. अनीता का जो नया ऑफिस है वह काफी या बिल्कुल स्पेशियस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड। वाक्य में कोई एरर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शुड बी चेंज्ड किसके लिए लगाया गया, तो फर्नीचर के लिए लगाया गया। फर्नीचर को चेंज किया जाना चाहिए, यानी यहाँ पैसिव की जरूरत है, तो यहाँ पैसिव का प्रयोग हुआ। इज फर्नीचर के लिए लगा, और फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा। मोस्ट ऑफ होने के चलते यह प्लुरल नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर शब्द का प्लुरल नहीं बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड। इन स्पाइट के बाद ऑफ लगा है, बिल्कुल सही है। द एक्सट्रीम कोल्ड शी इंसिस्टेड ऑन टेकिंग ए ट्रिप टू शिमला, वेयर इज हर बर्थ प्लेस। यहाँ क्या एरर है, तो वेयर इज यहाँ एरर है। वेयर इज का यहाँ प्रयोग गलत तरीके से कर दिया गया है। वेयर इज के जगह पर विच वॉज होना चाहिए था, क्योंकि काफी ठंड होने के बावजूद वह शिमला के ट्रिप के लिए जिद की, जो कि उसका बर्थ प्लेस है। तो यहाँ तो हमें वॉज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यह पास्ट में लिखा गया है, लेकिन वेयर का प्रयोग गलत है। जहां उसका जन्म स्थान है यह कहना थोड़ा अटपटा है, वहां हमें व्हिच का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम शिमला एक जगह के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, और अगर जगह के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो बेहतर होता है व्हिच का प्रयोग। दूसरी बात, सीखने लायक बात है, यहाँ इंसिस्टेड के बाद हमेशा ऑन आएगा। इस ट्रिक को भी आप याद कर लेंगे। कहीं भी अगर इंसिस्ट का प्रयोग होता है तो इसके बाद ऑन आएगा और वर्ब आएगा, तो वो जेरंड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है। तो इंसिस्ट ऑन हमेशा आता है एग्जामिनेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज द डिसीजन ऑफ द कंपनी टू इशू द शेयर्स ऑफ बोनस क्लियरली इंडिकेट्स, कोई गलती नहीं, इंडिकेट्स लगा है डिसीजन ऑफ द कंपनी के लिए, इसलिए यहां तक सही है। द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद कॉन्फिडेंट का प्रयोग हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस के बाद हमें नाउन का प्रयोग करना होता है।
या जेरंड का प्रयोग करना होता है, तो जेरंड भी नाउन ही है, उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। यानी एपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है, जबकि कॉन्फिडेंट शब्द जो है विश्वस्त, यह तो एडजेक्टिव है, तो हमें उसे शुद्ध करने के लिए कॉन्फिडेंट का नाउन बनाना होगा, जो कि कॉन्फिडेंस होगा। और यहाँ वही काम करिए, कॉन्फिडेंट हटा करके कॉन्फिडेंस का प्रयोग करिए और आपका आंसर होगा 4। अपॉस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आता है, इसलिए कॉन्फिडेंट हटाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंस्टीड ऑफ टू बाई, सामान्य सी गलती है, बार बार मैं बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, और जब प्रेपोजिशन ऑफ आया हुआ है तो टू बाई गलत है, टू बाई के जगह हमें बाइंग का प्रयोग करना होगा। तो टू बाई हटा करके और उस क्वेश्चन में आप प्रयोग कर दें बाइंग का। नाउ 18, द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटी। मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर यहां मैं बताऊंगा कि वर्ब की विशेषता में हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। इस ट्रिक को नोट कर लें। अगर वर्ब के पहले एडजेक्टिव कहीं आया हुआ है तो वह निश्चित तौर पर गलत है, और हमें उस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना होगा। यानी जो वहां पुअर दिया हुआ है, तो इस एडजेक्टिव का जब एडवर्ब करेंगे, जब हम पुअर का एडवर्ब करेंगे तो पुअरली हो जाएगा। इसलिए यहां से पुअर को हटा करके और आप प्रयोग करें पुअरली का, क्योंकि मेंटेन्ड है जो कि वर्ब है। वर्ब के पहले और वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हैव नॉलेज इज वन थिंग, ज्ञान रखना एक बात है, बट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स, लेकिन उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा देना, प्रेषित कर देना, इज अनदर केटल ऑफ फिश, एक अलग तरह की बात है। तो यहाँ क्या एरर है? तो हैव नॉलेज का अर्थ हो जाएगा ज्ञान रखो, ज्ञान पाओ, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान रखना एक बात है। तो वॉक इज एन एक्सरसाइज हम नहीं कह सकते, हमें कहना होता है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, या कहना होता है टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। ठीक उसी तरह से यहाँ हैव के जगह पर हैविंग का प्रयोग करना होगा। टू हैव का भी कर सकते थे, लेकिन आगे तुलना में बीइंग आया हुआ है, यानी बीइंग के संदर्भ में हम अगर लिखें तो हमें हैव के जगह हैविंग लिखना चाहिए, टू हैव नहीं। नाउ द लास्ट वन इज द पाथ टू सक्सेस, यहां हम ऑफ भी लगा सकते थे। नॉट ओनली रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी, अगर सफलता की पाथ को हमें पाना है तो जरूरत न सिर्फ बहुत अधिक रचनात्मकता की होती है, बल्कि वह डिमांड करता है विजन को, फ्लेक्सिबल को और इंटेग्रिटी को। तो यह एक रूल है कि जब एंड से शब्दों को जोड़ा गया हो तो सभी शब्द समान अवस्था में होते हैं, या तो सभी नाउन होंगे, सभी प्रोनाउन होंगे, सभी एडजेक्टिव होंगे, यानी सभी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे। आप यहाँ देखिए 3 शब्द यूज किए गए, विजन जो कि नाउन है, एडजेक्टिव फ्लेक्सिबल और इंटेग्रिटी नाउन। तो नाउन के साथ एडजेक्टिव और फिर एंड और फिर इंटेग्रिटी नाउन का कॉम्बिनेशन गलत है। एंड से हमेशा हम एक ही तरह के शब्दों को जोड़ते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल के जगह पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि एंड हमेशा एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है। तो इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।